देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, उसमें हम इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 3 बी ये हम देख रहे हैं। तो कल आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 ए देखा है कॉम्प्रिहेंसिव, जो उसमें से आपने 2 और 1 मार्क्स के लिए देखा होगा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, और इस क्वेश्चन के आधार से हम जो हम 5 मार्क्स हमारे किस प्रकार से हमें मिल जाएंगे वो हमें देखना है। तो ये 5 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से 5 मार्क्स का डिवाइडेड किया है वो भी हम देख लेंगे। और ये इसी के आगे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 बी है 5 मार्क्स का एप्रिसिएशन ऑफ पोयम, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी ले लेंगे। तो हम एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के बारे में अगर क्वेश्चन नंबर 3 बी 5 मार्क्स ये अगर देखेंगे हम, तो पहले हमें क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। और ये टाइटल हाफ मार्क्स के लिए रहता है, हाफ मार्क्स के लिए टाइटल रहता है। उसके बाद जो दिया गया है पोएट नेम, ये पोएट नेम वो भी हाफ मार्क्स के लिए रहता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइटल वो तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो दिया जाएगा वहां पर लिखना है, और पोएट का नाम याद रखना पड़ेगा। ये पोएट का नेम जो है वो आपको याद करके लिखना है। थीम या सेंट्रल आइडिया उसके लिए 2 मार्क्स है। यहाँ पर देखो, यहाँ सेंट्रल या थीम आइडिया जो बोलते हैं, ये क्या लिखना है उसमें, जो कविता जो आपको या पोएम जो दी जाती है उस पोएम का सारांश जो आपको उस जो 2 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 3 या 4 लाइन का ये थीम या सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसके बाद जो है राइम स्कीम, राइम स्कीम जो रहता है 1 मार्क्स के लिए रहता है। ये राइम स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राइम स्कीम आपको किस प्रकार से हर स्टैंजा के ऊपर जो ABCD या ए इस प्रकार से जो रहता है वो आपको मैं आपको आगे जो बताऊंगा। उसके आगे है फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है आपके पूरे पोएम में अलिट्रेशन ही फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है, या जो लाइन रिपीट होती है उसको रिपीटेशन, ज्यादातर हमें अलिट्रेशन ही लिखना है। और अगर ये उस पोएम ये या स्टैंजा में जो अगर रिपीट लाइन दी जाती है, रिपीट लाइन मैं लाइन बोल रहा हूँ कि रिपीट लाइन अगर दी जाती है तो आपको क्या करना है, ये रिपीटेशन लिखना है। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन ही लिखना है। ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन नंबर 3 बी जो है जो 5 मार्क्स के लिए जो हमें पूछते हैं, तो उसमें टाइटल, पोएट नेम, थीम, सेंट्रल आइडिया, राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये जो 5 पॉइंट दिए जाते हैं उस 5 पॉइंट के लिए हमें 5 मार्क्स लिखना है। तो 5 मार्क्स हमें किस प्रकार से लेना है वो हम देखते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना है कि हर पोएम का नेम एंड उसका जो पोएट है वो हमें याद रखना है, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके आगे अगर प्रिंट आउट निकालेंगे अपने हाथ से लिखेंगे, या अपने घर में दीवार पर या विंडो पर कहीं दरवाजे पर लिखे चिपका देंगे, तो आते जाते हो वो हम क्या करेंगे, ये जो 1 मार्क्स के लिए हम टाइटल और पोएट नेम ये याद रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो पोएम एंड पोएट नेम जो है यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो 1.1 टीनेजर प्रेयर, इसके बारे में अगर देखेंगे पोएट का जो नेम है यहाँ पर जे मॉर्स है। तो ये आपको याद ही रखना है, टीनेजर प्रेयर जे मॉर्स। 1.3 है बास्केट ऑफ मूनलाइट, ये जो जो पोएट नेम है सुनील शर्मा, ये भी आपको याद ही रखना है। लिख कर लेंगे या स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर हो जाएगा। उसके आगे जो पोएम है 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, फैबुला नेरुदा, फैबुलो नेरुदा, यानी कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली के जो पोएट नेम जो दिए गए हैं फैबुला नेरुदा। उसके आगे 2.3 द ट्विंस, हेनरी सैम्ब्रुक लाय, यानी कि हेनरी एस लाय मैंने लिखा है, हेनरी एस लाय लिखेंगे तो भी चलेगा, या हेनरी सैम्ब्रुक लाय अगर पूरा लिखेंगे तो भी यहाँ पर चलता है। द ट्विंस इसके जो पोएट नेम है हेनरी सैम्ब्रुक लाय, ये आपको राइटिंग करके या याद रखना है। उसके 3.1 उसके आगे है 3.1 इफ, जो पोएम है उसके जो पोएट नेम है रुडयार्ड किपलिंग, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग जो है यानी कि पोएट है उनका नाम है, यहाँ पर आपको ये याद ही रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। उसके जो पोएट नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि आपको यहाँ पर भी याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4.1 द वर्ल्ड इज माइन जॉय लवलेट क्रॉफर्ड, यानी कि इनका भी नाम आपको याद रखना। तो आपको क्या करना है इसमें, जो ज्यादातर यहाँ पर अगर एग्जाम की तैयारी हो सकती है या तैयारी करना है तो कौन से उसमें ज्यादातर एग्जाम में जो पोयम के क्वेश्चन पूछेंगे या उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1.1, 2.1, 2.3 एंड 4.1 ये आपको ज्यादातर याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी तक क्वेश्चन पेपर के इसमें हमने देखे हैं तो 1.1, 1.3, 2.1 और 4.1 ये आपको क्या करना है, ये याद ही रखना है, क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3B में आता ही है। 1.1, 1.3, 2.1, 2.3 एंड लास्ट जो है 4.1 ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पोएम एंड पोएट के नेम अगर हम याद रखेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, हाथ से लिखेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो आपके हाथ से वो आगे यानी कि राइटिंग भी हो जाएगी और याद भी रहेगा, तो गलती नहीं हो जाएगी और ये हमें 1 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए दोनों भी आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं राइम स्कीम किस प्रकार से। राइम स्कीम अगर देखेंगे तो पूरा राइम स्कीम यहाँ पर देखते हैं तो 1.3, 2.1 एंड 4.1 ये तीन जो पोएम है 1.3, 2.1 एंड 4.1 ये नो राइम स्कीम मतलब फ्री वर्षा में यहाँ पर दिया है, उसमें राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम बिल्कुल नहीं है, या ये ध्यान में रखना है। अगर इसमें से 1.3, 2.1 एंड 4.1 अगर ये पोयम आपको एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो यहाँ पर नो राइम स्कीम या फ्री वर्षा अगर ऐसे लिखेंगे तो राइम स्कीम में आपको यहाँ 1 मार्क्स जरूर मिलता है। नो राइम स्कीम फ्री वर्षा ऐसे लिखना है, बस आपको कुछ करना नहीं है, 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। 1.3, 2.1 एंड 4.1 ये ध्यान में जरूर रखना है। तो हम डिटेल में देखते हैं 1.1 राइम स्कीम 1.1 पोएम जो है तो राइम स्कीम इसकी ए बी सी बी है, ए बी सी बी है। 1.3 है राइम स्कीम, उसमें नो राइम स्कीम है फ्री वर्षा। 2.1 राइम स्कीम है, नो राइमिंग स्कीम सॉरी नो राइम स्कीम फ्री वर्षा है। 2.3 है राइम स्कीम में अगर देखेंगे तो ए बी 2.1 में ए बी सॉरी 2.3 में ए बी है। तो आगे है 3.1 पोएम जो है राइम स्कीम उसमें फर्स्ट स्टैंजा है ए 4 बार उसमें ए आया है, ऑल अदर व 5 स्टैंजा ए बी इस प्रकार से दिया गया है राइम स्कीम में। 3.3 जो है राइम स्कीम में अगर देखेंगे उसमें फर्स्ट एंड 3 स्टैंजा ए बी ए है और लास्ट स्टैंजा जो है उसमें ए ऐसे 4 बार ए दिया है। और लास्ट जो है 4.1 राइम स्कीम नो राइम स्कीम फ्री वर्षा। इस प्रकार से ये भी अगर ध्यान में रखेंगे, इसका अगर हम लिखेंगे तो राइम स्कीम में आपको जरूर 1 मार्क मिल सकता है। मतलब पोएट नेम क्या टाइटल या पोएट नेम वहां पर 1 मार्क्स मिलेगा, राइम स्कीम में 1 मार्क्स मिलेगा। ये आपको दोनों भी बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बी में आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपने ये याद रखा तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं पोएम फिगर ऑफ स्पीच दिया है। फिगर ऑफ स्पीच जो दिया है उसमें यहाँ पर मैंने डिटेल में सब पूरा दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ज्यादातर पूरी पोयम सब अलिट्रेशन में ही लिखना है। अलिट्रेशन किस प्रकार से रहता है वो आगे मैं आपको बताता हूँ, अलिट्रेशन ही में ही लिखना है। तो और दूसरा सेंटेंस जो है जो जिस स्टैंजा में जो रिपीट लाइन हो गई है उसको रिपीटेशन में डालना है। तो यहाँ पर रिपीटेशन में अगर देखेंगे तो 1.3 और 2.1 ये रिपीटेशन में आता है। बाकी का सब हम अगर कुछ आपको डिटेल में याद नहीं आ रहा है तो एलिट्रेशन लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा। तो हम डिटेल में देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पर 1.1 एपेस्ट्रॉफी है, परोक्ष संबोधन बोलते हैं उसको, ये लिखो, नहीं तो अलिट्रेशन सिंपल है, अलिट्रेशन ही लिखो अनुप्रास, जो उसमें वो 1 मार्क्स आपको फिगर ऑफ स्पीच में मिल जाएगा।
मतलब आपको टाइटल नेम जो है पोएट नेम यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, राइम स्कीम में 1 मार्क्स मिल जाएगा और फिगर ऑफ स्पीच में 1 मार्क्स, मतलब यहाँ पर 3 मार्क्स आपके डेफिनेटली तैयार हो गए। अब जो उसमें आपको 3 मार्क्स में काट-छाँट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं रहता। तो 1.1 पोएम अगर उसका फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे तो अलिटरेशन लिखना है। 1.3 अगर लिखेंगे इसमें भी अलिटरेशन है और रिपीटेशन दोनों भी है। ये अगर स्टैंजा में देखेंगे पोएम आप जरूर देखेंगे तो आपको दोनों भी मिल जाएगा, अलिटरेशन या रिपीटेशन। तो रिपीटेशन जो बार-बार रिपीट लाइन हो गई उसमें हम रिपीटेशन लिखेंगे तो भी सही हो जाता है। 2.1 जो पोएम है उसमें रिपीटेशन उसमें भी है और अलिटरेशन भी है, दोनों भी अलिटरेशन एंड रिपीटेशन दोनों भी उस पोएम में 2.1 में है। 2.3 में अलिटरेशन है, 2.3 में जो पोएम है वहां पर भी अलिटरेशन दिया गया है। 3.1 एंटीथेसिस यानी कि विरोधाभास अपोजिट दिया है। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप जो एंटीथेसिस उसमें आप रिपीटेशन भी डाल सकते हो। एंटीथेसिस में रिपीटेशन या अलिटरेशन, अगर अलिटरेशन डालेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, वो इजी रहेगा, आप कंप्लीट वहां पर 1 मार्क ले सकते हो। 3.2 है इन्वर्शन या अलिटरेशन। 3.1 में आपने देखा कि एंटीथेसिस देखा, 3.2 में सॉरी 3.2 में अलिटरेशन है और उसके आगे है 4.1 एपेस्ट्रॉफी या अलिटरेशन लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको 3 मार्क्स के लिए तैयारी हो सकती है। जो पोएट नेम एंड टाइटल जो है 1 मार्क्स मिलेगा, राइम स्कीम में 1 मार्क्स मिलेगा और फिगर ऑफ स्पीच में 1 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे पोएट का जो है, यहाँ पर मैं अगर रीडिंग थोड़ा सा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारी पोएम है और उसमें डिटेल हमें क्या करना है। तो उसमें टाइटल, उसके पोएट नेम, सेंट्रल ऑफ आइडिया, राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि ये हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टीनेजर प्रेयर में डिटेल में अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ, ईच डे ब्रिंग न्यू बिगनिंग exertion, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when a temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. इसमें पोएम क्यों रीडिंग करनी है? क्योंकि यहाँ सेंट्रल या थीम आपको लिखने के लिए पोएम रीडिंग करनी है, उसमें से आपको जो पोएट ने क्या कहा है उसमें सारांश आपको, यानी कि जो आपको क्या उपदेश दिया है उसके बारे में ये पोएट रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं हम एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है, टाइटल जो है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर प्रेयर। आगे है पोएट नेम, टाइटल अगर लिखेंगे हम, द टाइटल ऑफ पोएम इज अ टीनेजर प्रेयर। पोएट नेम, द पोएम इज रिटन बाय जे मार्क। राइम स्कीम ABCB। फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। अलिट्रेशन यहाँ पर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर दिख रहा है कि अलिट्रेशन किस प्रकार से रहता है। अगर दो या दो से अधिक बार जो वर्ड है उस वर्ड का शुरुआत जो अल्फाबेट आती है उसी से अलिट्रेशन बन सकता है। मतलब अलिट्रेशन बनने के लिए अगर यहाँ पर ट्रेवल डाउन द डार्केन रोड, यहाँ पर डी 2 बार आया है, मतलब अगर यस भी अगर 2-3 बार आता है तो अलिट्रेशन मतलब 2 या अधिक बार वो वर्ड आता है, वर्ड में से जो अल्फाबेट शुरुआत की रहती है वो अगर रिपीट हो जाती है तो अलिट्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फिगर ऑफ स्पीच में या एग्जाम्पल जो आपको लिखना है, खाली फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन इतना डालने के बाद मार्क्स नहीं मिलते हैं, हाफ ही मार्क्स मिलेगा, इसलिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। ट्रेवल डाउन द डार्केन रोड, ये एग्जाम्पल दे दो और उसके नीचे भी आप ये लिख सकते हो, द डी साउंड इज रिपीटेड या रिपीट, द डी साउंड इज रिपीट। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका यहाँ पर 1 मार्क क्लियरली मिल जाएगा।
मतलब एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में आपको यहाँ पर 3 मार्क्स की तैयारी यहाँ पर हो सकती है। मतलब टाइटल, पोएट नेम यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा, राइम स्कीम में 1 मार्क्स मिलेगा और फिगर ऑफ स्पीच में 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब यहाँ डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। यहाँ आपके 3 मार्क्स काट-छाँट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको 3 में से 3 यहाँ पर मिल सकते हैं। अभी लास्ट 2 मार्क्स का क्या है, जो सेंट्रल यानी कि जो थीम और सेंट्रल आइडिया, इसके बारे में ये पोएट जो जे मॉर्स है उन्होंने क्या कहा है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है सारांश जो या उपदेश जो दिया है, हम देखते हैं। इट इज अ प्रेयर बाय टीनेजर टू गॉड, यानी कि जो प्रेयर कर रहा है एक बच्चा जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। टीनेजर वेरी इंपॉर्टेंट एज इन एवरीवन्स लाइफ as it decides the future. So teenager prays to the God to show him the right path and keep him away from bad things. Temptation का यहाँ पर मीनिंग है जो उसमें खो जाना, यानी कि जो बहकाना, इस प्रकार से जो है टेम्पटेशन, या आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसके तरफ हम जाते हैं तो उसको टेम्पटेशन कहते हैं। तो ही बिलीव दैट God will help him in his confusion age and show the way of success. यानी कि थीम या सेंट्रल आइडिया में यहाँ पर सारांश जो दिया है, यहाँ पर सेम दिया है कि भगवान से एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है कि टीनेजर जो लाइफ है सबके जीवन में आती है, लेकिन डिसाइड यानी कि फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भगवान को यानी कि जो प्रेज यानी कि प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे सही राह पर, या जो मेरे यानी कि जो मुझे टेम्पटेशन जो आते हैं या बैड थिंग्स मेरे अंदर जो सोच रहती है उसको दूर रखना। ही बिलीव दैट यानी कि वो भगवान के ऊपर यानी कि जो विश्वास रखता है और साथ में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि जो मेरे जीवन में कंफ्यूजन आएंगे, मेरे मन में कंफ्यूजन आता है, वो सही रास्ते पे जाने के लिए या सक्सेस होने के लिए तू मुझे हेल्प कर, इस प्रकार से जो थीम या सेंट्रल आइडिया में दिया है। तो इस प्रकार से 1.1 पोएम का यहाँ पर जो आपको अप्रिसिएशन ऑफ पोएम में यहाँ पर 3 मार्क्स और नेक्स्ट जो है थीम या सेंट्रल आइडिया यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर तैयारी करेंगे तो अच्छा रहता है। तो राइम स्कीम किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको बता रहा हूँ। जो हर स्टैंजा दिया जाता है उसमें हम अगर देखेंगे, आपको राइम स्कीम याद नहीं रह गई है या याद नहीं आ रही है, तो उसी समय क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक करना है कि हमें जो स्टैंजा दिया गया है उसमें हमें लास्ट वर्ड देखना है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर लास्ट वर्ड जो दिया है बिगिनिंग, यहाँ पर हम अगर ये देते हैं तो ये देना है। उसके बाद डिसीजन आई मस्ट मेक, दूसरा वर्ड रहेगा, दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड रहेगा मेक। यहाँ पर दोनों अगर राइमिंग वर्ड्स नहीं बन रहे तो उसको बी देना है। और तीसरी जो लाइन है आई एम द ओनली वन टू चूज, यहाँ पर दोनों बिगिनिंग एंड मेक दोनों यहाँ पर ए और बी दिया है, लेकिन राइमिंग वर्ड्स नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो उसको सी देना है। नेक्स्ट द रोड दैट आई विल टेक, यहाँ पर क्या करना है, ऊपर 3 वर्ड जो ऊपर हमने दिए हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स बनता है क्या वो देखना है। अगर देखेंगे तो मेक और टेक यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिया है, तो मेक को हमने क्या दिया, बी दिया है, तो टेक टेक को भी हम बी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारे जो राइमिंग स्कीम तैयार हो जाएगी। मतलब किस प्रकार से जो लास्ट वर्ड है उसको हम ए देते हैं, सेकंड जो लाइन का लास्ट वर्ड है वहां पर भी अगर राइमिंग वर्ड्स आता है तो ए आ जाएगा, अगर राइमिंग वर्ड्स नहीं इसलिए बी दिया है। तीसरी लाइन है उसका लास्ट वर्ड सी है, यानी कि ऊपर के 2 वर्ड को सेम राइमिंग वर्ड्स नहीं इसलिए हमने सी दिया है। लेकिन जो चौथी लाइन का लास्ट वर्ड है वो अगर देखेंगे तो दूसरी लाइन का जो है वो और लास्ट चौथी लाइन का जो लास्ट वर्ड दोनों का सेम राइमिंग वर्ड तैयार हो रहा है, तो मेक और टेक, तो मेक को हमने बी दिया इसलिए टेक को भी बी दिया। तो इस प्रकार से राइम स्कीम तैयार करनी है। तो ये बहुत ही अच्छी आसान तरीका है। ये अगर ऑन दी स्पॉट एग्जाम के वक्त आपको क्या करना है, जो जो राइमिंग आपको स्टैंजा दिया जाता है या स्टैंजा नहीं दिया जाता है तो आपको क्या करना है, याद ही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये राइम स्कीम निकालते हैं। तो नीचे भी सेम है, तो दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों का जो सेम टू सेम राइम स्कीम किस प्रकार से, तो जो फर्स्ट 1.1 जो पोएम है इसकी राइम स्कीम अगर तैयार होती है तो ए बी सी बी, दूसरा स्टैंजा जो है सेम वही है ए बी
सी बी, इस प्रकार से राइम स्कीम निकालनी है। आगे हम बास्केट ऑफ मूनलाइट इसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार से, यानी कि जो पूरी पोएम मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आगे हमें कंटिन्यू चले जाना है। तो इसका हम देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। टाइटल जो दिया है यहाँ पर, टाइटल बास्केट ऑफ मूनलाइट, यहाँ पर बास्केट ऑफ मूनलाइट ये टाइटल दिया है। पोएट का नेम जो दिया है सुनील शर्मा। तो राइम स्कीम इसमें अगर देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया, तो 1.3 जो है, तो राइम स्कीम फ्री वर्षा में, यानी कि नो राइम स्कीम, दिस पोएम इज फ्री फ्रॉम राइम स्कीम, इट इज अ फ्री वर्षा, इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर आपको राइम स्कीम में 1 मार्क मिल जाएगा। मतलब बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन आपको यहाँ पर देखो, द फर्स्ट सेंटेंस, द रूट इज शॉर्ट एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियंस। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हर वर्ड का जो पहला जो अल्फाबेट है वो देखना है। तो उसमें आर दिया है, टी दिया है, एफ दिया है, एस दिया है, ए दिया है, एन एस दिया है। मतलब यहाँ 2 बार यस यस आया है, उसको क्या करना है, डबल अंडरलाइन करनी है और नीचे लिखना है द साउंड इज यस रिपीट। क्या करना है, द साउंड इज यस रिपीट, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका ये फिगर ऑफ स्पीच में कंप्लीट हो जाएगा और अलिट्रेशन सही आ जाएगा। बी सेंटेंस अगर बी देखेंगे, ओ मून गिव मी द मून लाइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 बार यहाँ पर जो अल्फाबेट यम यम आया है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं द साउंड यम इज रिपीट। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर अलिट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर सी देखेंगे, सी जो लाइन है, आई वॉन्ट टू शो द सीड ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। मतलब 2 या 2 से अधिक बार जो अल्फाबेट आती है उसको हम अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है द साउंड यस इज रिपीट। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ यस तो का, सीड का यस, उसके बाद साइड का यस, इस प्रकार से 3 बार यहाँ पर साउंड यस का रिपीट हो गया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो 3 मार्क्स के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। जो 1 मार्क्स के लिए टाइटल, पोएट नेम, राइम स्कीम 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसका हम सेंट्रल या थीम आइडिया जो है वो देखते हैं। दिस पोएम इज रिक्वेस्ट ऑफ चाइल्ड टू मून, the child requests to give him 1 or 2 baskets of seeds of moonlight. He wishes to saw the small moons of light along the road from city to village. So his father will come home early and tell him story. Poet describes villager's life, which is full of danger and child's love for his father. यानी कि यहाँ पर सारांश जो है, यानी कि जो थीम जो दी है वो थीम हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक बच्चे ने मून को, यानी कि जो रिक्वेस्ट की है कि 2 बास्केट फुल, यानी कि उस तरह से मून लाइट दे दो, और वो मून लाइट जो हमारे गांव से, यानी कि सिटी से लेकर गांव तक आने वाले जो रास्ता है उसमें मैं बिछा दूंगा, खड़ा कर दूंगा, और उसके साथ जो मेरे फादर जल्दी घर आ जाएंगे और मुझे अच्छी तरह से अच्छी कहानी सुनाएंगे। उसके साथ जो विलेजर, यानी कि जो विलेजर की लाइफ है बहुत ही डेंजर रहती है, तो रास्ता अंधेरे से आना पड़ता है, रास्ते पर लाइट नहीं रहती। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको कहानी सुननी है और वो बच्चा अपने फादर से बहुत ही प्यार करता है। तो इस प्रकार से थीम या सेंट्रल आइडिया अगर लिखेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ काट छाट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर मान लो कट भी कर दिए तो 1 मार्क्स भी अगर देते तो भी हमारे 4 मार्क्स डेफिनेटली हो जाएंगे। 5 में से 4 मार्क्स डेफिनेटली आपको जरूर मिल जाएंगे। आगे है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसके जो फैबुला नेरुदा, ये जो पोएट है उनके बारे में हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, टाइटल अगर लिखेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम इज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यहाँ पर लिखना है पोएट का जो नेम है, द पोएम इज रिटन बाय फैबुला नेरुदा, इस प्रकार से लिखना है। मतलब यहाँ पर 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और राइम स्कीम अगर देखेंगे तो नो राइम स्कीम,
दिस पोएम इज फ्री वर्सा पोएम, अगर नो राइम स्कीम फ्री वर्सा अगर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, या सिंपल जो है दिस पोएम इज फ्री वर्सा पोएम इस प्रकार से लिखेंगे तो भी आपको वहां पर 1 मार्क मिल जाएगा। तो आगे हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, 4th नंबर का पॉइंट है हमारा रिपीटेशन। यहाँ पर देखो इस पोएम में रिपीट रिपीट लाइन हो गई, कौन सी लाइन, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, हर इसमें आपको दिखाई देंगे, तो हर स्टैंजा में आप देख सकते हैं यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, लास्ट फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट लाइन है, सेकंड स्टैंजा में भी सेम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, और जो लास्ट यानी कि जो यहाँ पर 4 बार रिपीट हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिपीट यानी कि रिपीटेशन में डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन लिख सकते हैं। रिपीटेशन, द लाइन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इज रिपीटेटेड, इस प्रकार से लिखेंगे तो भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। यह ध्यान में रखना है कि राइम स्कीम, नो राइम स्कीम दिस पोएम, लास्ट यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटेशन, क्योंकि ये जो टाइटल है पोएम का टाइटल ही रिपीट रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन में डाल सकते हैं या लिख सकते हैं आप रिपीटेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं। तो टाइटल, पोएट, राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच हमने देखा, 3 मार्क्स यहाँ पर डेफिनेटली आपको श्योर मिल जाएंगे। लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में से हमें कैसे भी करके 4 मार्क्स लेना है, 5 में से 5 मिलेंगे तो और अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर बच्चे देखेंगे तो एवरेज के हिसाब से आपको यहाँ पर मिनिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि याद रखेंगे तभी हम लिख पाएंगे। आगे इसका सेंट्रल या थीम आइडिया जो है वो देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट वी शुड एंजॉय आवर लाइफ विदाउट एनी डिस्ट्रेस, यानी कि जो हम विदाउट, इसमें सेंट्रल आइडिया इस पोएम में फैबुला नेरुदा ने कहा है कि जो हमारी लाइफ है कि बिना तनाव लिए आपको एंजॉय करके लाइफ अपनी जीनी चाहिए। और लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल, हमारी लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ वी वांट टू एंजॉय आवर लाइफ, यानी कि जो आनंद से एंजॉय के साथ हमारी लाइफ जीना चाहिए। वी शुड ट्रैवल अ लॉट, आपको कहीं मन लगता है कि चलो यहाँ पर घूमना चाहिए, तो घूम कर आना चाहिए। रीड अपना नॉलेजेबल बुक, आपको क्या करना है, जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी, जो ज्ञान देने वाले बुक्स आपको रीडिंग करने हैं। लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, यानी कि बाहर हम चले जाते हैं तो लिसन यानी कि साउंड सुनो आप, उस साउंड में से धुन तैयार हो जाती है, गाना तैयार हो जाता है, आपका मन या ध्यान भी लगता है, मन लगता है, इस प्रकार से होता है। एप्रिसिएट आवर सेल्फ, खुद को अप्रिशिएट भी करना है, हमारे जो मूल्य तत्व रहता है कि मैं इस तरह से करूंगा तो मुझे करना ही चाहिए, तो अप्रिशिएट भी करना है। टू हेल्प अदर, लोगों की मदद भी करनी चाहिए। अवॉइड बैड हैबिट, जो बैड हैबिट्स है उसको दुर्लक्ष्य करना है। गो आफ्टर योर ड्रीम एक्सेट्रा, और आपका टारगेट जो है, ड्रीम है आपका, इस साल मुझे 100% मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपने टारगेट रखा कि 100%, तो मिनिमम आपको 90-95 तक तो चले आ जाएंगे, आप जरूर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए ड्रीम रखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर यही यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यहाँ पर जो थीम जो दी है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थीम के बारे में यहाँ पर ये इस तरह से लिखना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट वी शुड एंजॉय आवर लाइफ विदाउट एनी डिस्ट्रेस, आवर लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल। If we want to enjoy our life, we should travel a lot, read knowledgeable books, listen to the sound of life, appreciate ourselves, and to help others, avoid bad habits and go after your dreams, etc. इस प्रकार से ये अगर थीम लिखेंगे हम, तो थीम लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब हम पहली पोएम देखे, दूसरी देखे, और ये जो अभी तीसरी पोएम है हमारी, ये तीसरी पोएम में यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। टाइटल, पोएट, राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने यहाँ पर कम से कम 3-4 लाइन का जो सेंट्रल या आइडिया है या थीम है, उसके बारे में यहाँ पर 3-4 लाइन लिखेंगे, जो पोएम बता रहा है यहाँ पर, वही आपको क्या करना है, आपको लिखना है, और लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जरूर मार्क्स मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं द ट्विंस, इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है।
देखते हैं द ट्विंस के बारे में। द ट्विंस यानी कि टाइटल डालना है द ट्विंस। पोएट नेम है हेनरी एस लाय, हेनरी सैम्ब्रुक लाय। राइम स्कीम रहेगा इसमें, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी। और फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन, तो अलिट्रेशन में यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, अलिट्रेशन क्यों हो गया उसके बारे में अगर देखेंगे, सेंटेंस लिखना है आपको। इन फॉर्म एंड फ्यूचर फेस एंड लिम। यहाँ अगर देखेंगे तो हर वर्ड अगर देखेंगे और उसका फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे तो यहाँ पर यप का रिपीट हो गया। देखो यह फॉर्म का यप है, फ्यूचर का यप है, फेस का यप है, मतलब 3 बार या 2 या अधिक बार जो वर्ड का अल्फाबेट, शुरुआत का अल्फाबेट रिपीट होता है उसको अलिट्रेशन में लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है सेम वर्ड दिस लाइन यप साउंड, यानी कि द साउंड यप इज, द साउंड इज यप रिपीटेटेड। अगर ऐसे लिखेंगे या रिपीट लिखेंगे तो भी यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों किया, आपको 1 2 3 4 यहाँ पर ये शुरुआत में क्यों लिखा है। आपको क्वेश्चन पेपर में टाइटल, पोएट नेम, सेंट्रल ऑफ थीम आइडिया या सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से आएगा। उसके बाद राइम्स की आएगा और फिगर ऑफ स्पीच आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पेपर में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क्स हम पहले ले रहे हैं। 3 मार्क्स हम पहले ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आसान हो जाएगा हमें। और 2 मार्क्स हम लास्ट महीने के 5वां पॉइंट ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारे यहाँ पर डेफिनेटली 3 मार्क्स तो हमारे मिल ही जाएंगे। 2 में से अगर 1 भी मार्क्स मिलता है तो हमें 5 में से 4 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। इसके द ट्विंस का हम देखेंगे कि थीम या सेंट्रल ऑफ आइडिया, इसके बारे में अगर देखेंगे तो देखते हैं यहाँ। The central idea of the poem is the problem faced by one of the identical twins, यानी कि जो 2 बच्चे ट्विंस है उसमें पहचानना, उनका फेस से पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ट्विंस के बारे में दिया है तो यहाँ सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम is the problem faced by one of the identical twins. Here the problem is so exaggerated that I create a humorous effect. यानी कि उसमें क्या ह्यूमर मतलब जो अफवाह फैला, यानी कि इसने अगर 2 ट्विंस है, एक ने अगर होमवर्क किया, एक ने होमवर्क नहीं किया है, तो क्या हो सकता है कि किसने होमवर्क किया है, सुरेश और रमेश, अगर 2 ऐसे नाम है तो ये सुरेश ने किया, रमेश ने किया। तो अल्टी पल्टी अगर इधर से उधर हम बच्चों को करेंगे, सुरेश को जगह रमेश को रखेंगे, रमेश की जगह सुरेश, तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सुरेश है कौन सा रमेश है। तो इस प्रकार से ह्यूमरस हो जाता है, क्रिएट यानी कि जो होता है उसमें हमें कभी कभी हंसी भी उसमें तैयार हो जाती है, मतलब हंसना भी आ जाता है। द पोएट हैज क्रिएटेड अ ह्यूमर दैट मेक्स एवरीवन लाफ। उसमें से जो पोएट यानी कि जो ह्यूमर यानी कि अफवाहें जो होती है उसमें से हमें खुशी भी या हंसी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो थीम है सेंट्रल आइडिया, इसमें जो दिया गया है कि क्या क्या हो गया उस, ये मैंने लिखा है, ये तो आप दूसरा भी उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर सेंट्रल ऑफ आइडिया अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे की जो पोएम है यहाँ हम देखते हैं इफ के बारे में। टाइटल है इफ, द पोएट नेम रुडयार्ड किपलिंग। राइम स्कीम अगर देखेंगे हम तो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 है। तो तीनों भी आपको मैं डिटेल में आगे वाले स्लाइड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 4 बार ए आया है, उसके बाद बी सी है। तो सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर ए बी सी डी और थर्ड जो है ए बी सी डी। मतलब पहला जो स्टैंजा है उसमें अलग राइम स्कीम है और सेकंड और थर्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो सेम राइम स्कीम है। तो यहाँ पर राइम स्कीम अगर लिखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा में और सेकंड स्टैंजा में दोनों भी राइम स्कीम आपको लिखनी है। तो फिगर ऑफ स्पीच में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 2 बार अलिट्रेशन लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन एंटीथेसिस का अपोजिट का मतलब क्या है, इफ नाइदर फोज नॉर लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। यहाँ पर अपोजिट दिया है, लेकिन अगर हम
अलिट्रेशन के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर यप और उसके बाद यप 2 बार आया है। यहाँ पर यप और यप, यन और यन 2 बार भी आया है। तो कैसे करेंगे आप? तो नाइदर का यानी कि यन है, नॉर का यन है, तो यहाँ अलिट्रेशन बन जाएगा। यप है कोच का और उसके बाद फ्रेंड्स का भी यप है, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन बन जाएगा। तो द यप साउंड इज रिपीट या द यन साउंड इज रिपीट, इस प्रकार से अगर लिखेंगे और उसमें हम अलिट्रेशन डाल देंगे तो भी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मतलब 3 मार्क्स यहाँ पर हमारे तैयारी हो जाती है। सेंट्रल आइडिया इसके बारे में अगर देखेंगे, द थीम ऑफ द पोएम इज एडवाइस गिवन बाय द पोएट टू हिज सन। ही हैज एडवाइस्ड हिज सन हाउ टू लिव अ गुड लाइफ एंड हाउ टू बी गुड मैन। इस प्रकार से अगर थोड़े से लाइन में अगर लिखेंगे कि अपने बच्चों को किस प्रकार से यानी कि जो अच्छी लाइफ जीनी चाहिए और अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक फादर ने अपने बच्चे को एडवाइस दी है, तो ये एडवाइस के बारे में आप सेंट्रल ऑफ आइडिया में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर तैयारी होगी, ईद के बारे में हो गई है, 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। राइम स्कीम किस प्रकार से, फर्स्ट स्टैंजा में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यू यू मतलब दोनों का अर्थ सेम ही रहता है। यू मतलब यू राइमिंग वर्ड, यू के लिए हमने ए दिया, फिर से यू आया इसलिए ए दिया, तीसरी लाइन में भी यू आया इसलिए ए दिया। टू, टू और यू दोनों का सिमिलर राइमिंग वर्ड्स है, सिमिलर वर्ड दिखते हैं, मीनिंग तो सेम टू सेम ही है उच्चार करते समय। टू यू ये दोनों सेम इसलिए ए दिया है, मतलब यू यू टू उसको हम क्या करते हैं ए देते हैं। उसके बाद जो 5वीं लाइन है उसमें वेटिंग दिया है तो हमने बी दिया। उसके बाद जो 6ठी लाइन है उसमें लाइव दिया है तो सी दिया। हेटिंग, वेटिंग और हेटिंग, वेटिंग को बी दिया इसलिए हेटिंग राइमिंग वर्ड था इसलिए हमने बी दिया, और वाइज लाइज और वाइज उसमें सी दिया। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड जो राइम स्कीम किस प्रकार से तैयार हो जाएगी, ए बी सी इस प्रकार से राइम स्कीम तैयार हो जाएगी। आगे दूसरा स्टैंजा है उसके बारे में आपको बताता हूँ, बाकी के सेम टू सेम वही राइम स्कीम है। तो मास्टर दिया है वर्ड उन्होंने, मास्टर में ए दिया हमने, एम को बी दिया क्योंकि राइमिंग वर्ड सेम टू सेम नहीं है, अलग है। डिजास्टर उसमें अगर देखेंगे मास्टर और डिजास्टर उसमें अगर देखेंगे तो ए आएगा। सेम, एम और सेम यहाँ पर राइमिंग वर्ड से इसलिए एम को हमने बी दिया है तो सेम को भी हम बी देते हैं। स्पोकन को सी देते हैं, ऊपर से सेम मिलता नहीं इसलिए सी देते हैं। और फूल्स, फूल्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर के वर्ड के साथ जो राइमिंग मैच नहीं होता इसलिए डी दिया। ब्रोकन, स्पोकन और ब्रोकन यहाँ पर राइमिंग वर्ड तैयार हो जाता है तो सी और सी मतलब सेम वर्ड रहेंगे। उसके बाद फूल्स और टूल्स मतलब टूल्स, यहाँ पर देखो फूल्स और टूल्स, फूल्स को हमने डी दिया है तो टूल्स को भी हम डी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर राइम स्कीम किस प्रकार से तैयार हो जाएगी, ए बी सी डी इस प्रकार से राइम स्कीम तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको राइम स्कीम तैयार करनी है। तो ये हो गया। उसके आगे है जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, इसके बारे में भी हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से 1 मार्क्स टाइटल और पोएट में मिल सकता है। टाइटल उसमें लिखना आपको स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, पोएट का नेम है, द पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये लिखना आपको। राइम स्कीम अगर देखेंगे तो स्टैंजा नंबर 1 to 3 ए बी ए, स्टैंजा नंबर 4 ए 4 बार उसमें ए आ जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन है और रिपीटेशन भी है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अगर इसमें देखेंगे अलिट्रेशन में डी, द साउंड इज the sound is D repeated, the D sound is repeated, इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 3 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। उसमें आगे है सेंट्रल थीम आइडिया जो है, दिस पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटल इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोवी इवनिंग। As the traveler, the poet is fascinated by the beautiful scene
in the woods. He appreciates the beauty and wonder of nature. He wants to stop there to watch the beauty, but he can't. तो इस प्रकार से यानी कि जो क्या लिखना है इसमें सारांश जो थीम में क्या लिखना है, दिस पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन किया गया है एक छोटी सी घटना होगी जो बर्फीले शाम के जो समय, एज द ट्रैवलर, एक प्रवासी यात्री है, द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीन इन द वुड्स, जो जंगल से जाते समय जो जो लकड़ियों का जो उसमें बहुत ही सुंदरता आकर्षित, ब्यूटीफुल सीन को आकर्षित कर रही थी, तो ही एप्रिशिएट द ब्यूटी, बहुत ही अच्छे सुंदरता बहुत ही अच्छी लगी, एप्रिशिएट हो गया, एंड वंडर ऑफ द नेचर, एंड ही वांट्स टू स्टॉप देयर, वो रुकना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन बट ही कांट। तो इस प्रकार से आपको सेंट्रल ऑफ आइडिया में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम जो 5 मार्क्स लेने की तैयारी जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 मार्क्स हम जरूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो हर पोयम की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि एग्जाम में कौन सी भी पोयम आने दो, हम तैयारी जरूर करेंगे और उसमें 5 में से 5 मार्क्स लेना है। बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, खाली एक बार 2 बार याद करना है, राइटिंग करना है, और आपको उसका आंसर आप बिना देखे लिखेंगे तो भी आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। और लास्ट जो हमारी है जो पोएम है, द वर्ल्ड इज माइन, इसके बारे में अगर देखेंगे, द वर्ल्ड इज माइन तो बहुत बार रिपीट हो गई है, आप तैयारी भी कर सकते हैं या तैयारी करते हैं, तो टाइटल लिखते हैं द वर्ल्ड इज माइन, द वर्ल्ड इज माइन, पोएट नेम है, द पोएम इज रिटन बाय जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। इस प्रकार से पोएट नेम का नाम लिखेंगे तो वहां पर 1 मार्क जरूर मिल जाएगा। राइम स्कीम अगर देखेंगे यहाँ पर, नो राइम स्कीम, दिस पोएम इज फ्री फ्रॉम राइम स्कीम, इट्स अ फ्री वर्सा। इस प्रकार से अगर लिखेंगे, या नो राइम स्कीम इट्स अ फ्री वर्सा, इस प्रकार से भी लिखेंगे तो अभी आपको 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब हम यहाँ पर तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3B का जो 5 में से 5 मार्क्स हमें मिलने ही चाहिए, मेरा एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से तैयारी करनी है। फिगर ऑफ स्पीच अगर देखेंगे इसमें, तो फिगर ऑफ स्पीच एपेस्ट्रॉपी अलिट्रेशन, सिंपल है, अलिट्रेशन किस प्रकार से रहता है मैंने आपको बताया, वही आपको अलिट्रेशन में डालना है, जो एक दो या दो से अधिक बार जो वर्ड का अल्फाबेट शुरुआत वाला जो रिपीट होता है उसको अलिट्रेशन में ही लिखना है। अलिट्रेशन का स्पेलिंग मत गलत करो, अलिट्रेशन ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो फिगर ऑफ स्पीच लिख रहे हैं उसमें अलिट्रेशन लिखना जरूरी है, लेकिन अलिट्रेशन का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देन आई एंड दे सॉरी हाँ, एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स, यहाँ पर आपको यस यस का रिपीट हो गया है, द साउंड यस इज रिपीटेड, इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज्यादातर हमें मार्क्स लेने के लिए हमें क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच लिखते समय अलिट्रेशन और एक हर एक एग्जाम्पल जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 2 पोएम के नाम दिए जाएंगे और उसमें से एक को लिखने के लिए कहा जाएगा, या पूरी पोएम दी जाएगी और उसके ऊपर आपको जो क्या करेंगे, ये 5 पॉइंट दिए जाएंगे और उसके आगे आपको डिटेल लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये क्या करना है आपको, फिगर ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं थीम या सेंट्रल ऑफ आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज वी मस्ट बी थैंकफुल अबाउट व्हाट वी हैव इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी डोंट हैव। If we focus on what is lacking in our life, we will miss the real happiness of the life. The speaker gives example, a lame girl, a deaf boy, a blind boy, describe beautifully how they are happy with what they have। मतलब यहाँ पर सेंट्रल आइडिया में क्या दिया है, अगर जो आपको
जो आपके साथ हो गए उसका यानी कि जो गम लेकर बैठते नहीं है, उसमें से हैप्पीनेस किस प्रकार से हमें ढूँढना है और हम खुश कैसे रहते हैं, उसके बारे में सोचना है। तो इसलिए जो पोएट ने एग्जाम्पल भी दिया है, अ लेम गर्ल यानी कि जो अस्थिव्यंग यानी कि जो अपंग लड़की है उसके बारे में दिया है। दोस्त स्ट्रेचर लेकर वो चलती है तो उसके बारे में। अ डीफ बॉय यानी कि एक बहरा जो सुनने के लिए नहीं आता ऐसा एक बॉय भी दिया है। ब्लाइंड बॉय यानी कि जो अंधा बच्चा है उसके बारे में दिया है। लेकिन वो गम लेकर नहीं बैठते कि मुझे ये ऐसा हो गया मेरे साथ तो मैं कैसे करूँ? लेकिन उसी में भी वो जो अपनी लाइफ जीने के लिए हैप्पीनेस ढूँढते रहते। तो ये जो डिस्क्राइब वर्णन ब्यूटीफुली इसके बारे में पोएट ने दिया गया है। तो ये जो हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 बी उसके बारे में आपको यहाँ पर 1 पॉइंट सॉरी 1.1, 1.3, 2.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 एंड 4.1 ये जो पोएट और पोएट के नेम है और ये इस तरह से आपको क्या करना है कि मुझे अच्छी तरह से तैयारी करनी है और तैयारी करेंगे तो हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे ये ध्यान में रखना है और ये आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलना जरूरी है ये मेरा लेसन यहाँ पर खत्म हो जाता है थैंक यू कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो क्योंकि यहाँ पर डाउट होना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि रैम स्कीम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पूछते हैं और लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन हमने 2 बार लिया है तो सबको समझ में आया होगा और डिटेल में आपको मैंने ये पूरा बताया है तो आप क्या करेंगे हेलो सर। हाँ बोलिए सर आपने राइम स्कीम का जो बताया उसमें अगर फ्री वर्ड्स कैसे पहचानेंगे हम लोग? बेटा इसमें याद ही रखना है कि हमारे जो ना 3 पोयम है फ्री वर्स ही है बाकी उसमें राइम स्कीम आती ही नहीं है ये ध्यान में रखना है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको हाँ ये याद में रखना है कि राइम स्कीम 1.3 2.1 एंड 4.1 ये राइम स्कीम है उसमें राइमिंग वर्ड नहीं आता है यानी कि फ्री वर्सा यानी कि जैसे उसमें स्टैंजा वगैरह सब लाइन टू लाइन इस प्रकार से नहीं दिया है उसमें कई बड़ा पैराग्राफ की तरह वो लाइन रहती है तो इस प्रकार से वो पोयम दी जाती है उसको राइम स्कीम या फ्री वर्सा कहते हैं मतलब राइम स्कीम उसमें राइमिंग वर्ड नहीं आता है तो इस प्रकार उसको हम राइम स्कीम या फ्री वर्सा कहते हैं ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप डाउट है तो और किसी बच्चों को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो अपने हाथ ऊपर कीजिए अपना हैंड राइज कीजिए जिनको भी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं अपना हाथ ऊपर कीजिए काड़े सर आपको उसका आंसर बताएंगे आपकी सारी शंकाओं का निरसन हो जाएगा जो भी शंका है आपके मन में आप पूछ सकते हो लगता है सर सबको समझ में आया है 2 बार हाँ रिपीट हो गया हाँ तो बिल्कुल सही डाउट सही नहीं लगा है सर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है किसी का हाँ हाथ ऊपर नहीं है धन्यवाद हाँ सर जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था ओके थैंक यू सर थैंक यू